बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और देन हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द डैश मेम्ब्रेन एट साइनेप्स। तो आपने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं एट साइनेप्स। सेकंड है एक्सेस ऑफ डैश हार्मोन इज सिक्रेटेड इन एडिसन्स डिजीज़। यहाँ पे आएगा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था कि जो मीडियन लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जिससे स्किन जो है वो डार्क होती है। तो इसकी जब ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है इस हार्मोन की, तो एक डिज़ीज़ कॉज होती है जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। थर्ड इज़ ऑपरेंट लर्निंग हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीड बाय डैश एंड डैश। ये मैंने आपको कल बताया था कि ऑपरेंट लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट और स्टडी किया था थॉर्नडाइक ने एंड B.F. स्किनर ने। फोर्थ है डैश आर प्लांट हार्मोन्स विच डिले द लाइफ ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स। तो आपने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन्स जो हैं वो हार्मोन्स हैं जो कि फ्रेश लीफ क्रॉप्स की लाइफ को या उसकी एजिंग को जो है वो डिले करते हैं। फिफ्थ है ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव डैश एंड डैश पम्प्स। हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें एक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम पम्प्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। उसके बाद है राइट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ फॉल्स। फर्स्ट वन है इम्पल्सिस ट्रैवल मच मोर रैपिडली अलोंग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि जब न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिनेशन होती है, यानी कि उनके ऊपर जब माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, तो इम्पल्सेस जो होती हैं वो नोड टू नोड ट्रैवल करती हैं या जंप करती हैं, तो ज़्यादा रैपिडली वो उसमें से ट्रैवल करती हैं। तो ये ट्रू है। सेकेंड है ऑल ग्लाइल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्लाइल सेल्स। ये भी ट्रू है। टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ग्लाइल टिश्यूज़ जो हैं उन वो ग्लाइल सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था न्यूरोग्लाइल सेल्स के बारे में, जो कि न्यूरॉन्स के साथ पाए जाने वाले सपोर्टिंग सेल्स हैं। थर्ड है सॉल्ट्रेटी कंडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय दोज फ्री फाइबर्स दोज नर्व फाइबर्स दैट हैव नोड्स ऑफ रेनवेयर। ये भी ठीक है। सॉल्टेटी कंडक्शन जो है सिर्फ उन्हीं फाइबर्स में होती है जिनमें नोड्स ऑफ रेनवेयर पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें माइलिनेटेड शीट होती है। तो माइलिनेटेड शीट के दरमियान में वो जगह जहाँ पे माइलिनेटेड शीट या माइलिन जो है प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर उस जगह को हम कहते हैं नोड, उसे हम नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं। तो जो सॉल्टेटी कंडक्शन होती है, इनकी जो नर्व इम्पल्स होती है, वो फिर नोड टू नोड जंप करती है, जिसे हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फोर्थ है द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन इज़ प्रैक्टिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये रॉन्ग है। माइलिन शीट जो है ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की। यही वजह है कि ऐसे न्यूरॉन्स जिनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट होती है, वो उस एरिया पे जहाँ पे माइलिन शीट पाई जाती है वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स वहाँ से गुज़र नहीं सकती, तो ये नोड टू नोड भी जंप करती है। फिफ्थ है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ मेंटेन लार्जली बाय द सोडियम पम्प। तो आपने पढ़ा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसे सोडियम एंड पोटेशियम पम्प जो है वो मेंटेन करता है। तो ये जो पम्प है ये सिर्फ सोडियम पम्प नहीं है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, सोडियम के साथ पोटेशियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये जो पम्प है डैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम पम्प। सिक्स है हार्मोन्स इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। आपने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो हैं ये न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स, बल्कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पहले से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को या तो स्टिमुलेट करते हैं या उनको इनहिबिट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। फर्स्ट है द न्यूरॉन नेट ऑफ हाइड्रा लैक्स। हाइड्रा की न्यूरॉन नेट में किस चीज़ की कमी होती है, क्या कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है? न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, कनेक्शंस या डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।
तो आप जानते हैं हाइड्रा जो है उसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो न्यूरॉन का नेट होता है उसमें न्यूरॉन्स जाहिर सी बात है प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स भी होती हैं, एक्सॉन्स भी होती हैं, आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। हाँ, इनमें जो नर्व इम्पल्स है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करती, तो इसमें आएगा डी, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सेकंड है नर्व इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ डेंड्रॉइड एंड एक्सॉन्स, या बंडल ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स ऑफ न्यूरॉन्स, या बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि नर्व जो होती है इट इज़ द कम्बिनेशन या इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू या शीथ, उसको हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं नर्व। थर्ड है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, बी कैल्सिटोनिन, सी ट्राईआइडोथायरोनिन एंड डी टेट्राआइडोथायरोनिन। आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये तीनों हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ट्राईआइडोथायरोनिन भी, टेट्राआइडोथायरोनिन भी और कैल्सिटोनिन भी। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। फोर्थ है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन मैन। तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो अब देखें यहाँ पे 12 एंड 31 लिखा हुआ लेकिन पेयर नहीं लिखा हुआ साथ, तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, बी वाला सही है। कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 24 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 62, यानी कि 24 हमारे बॉडी में क्रैनियल नर्व्स हैं या 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, 62 भी आप कह सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द वन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर्स इज़, इसमें से कौन सा जो है वो दूसरे से रिलेट नहीं करता? क्रेटिनिज्म, मैक्सोएडिमा, एक्सोपिथैल्मिक गॉइटर एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो आप जानते हैं कि ये क्रेटिनिज्म, एक्सोएडिमा एंड एक्सोपिथैल्मिक गॉइटर जो हैं ये सारे थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड जो हैं ये चीज़ें हैं, जबकि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये डिफरेंट है, तो इसमें आएगा डी। बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद जो है इसको आप स्टडी करिएगा, इसमें से ढूंढें, आपने इसके बारे में सारा पढ़ चुके हैं। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ का आंसर आपको डाउटफुल है, तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, डैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, जो कि रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आप जानते हैं कि जानदार जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे कि जो जानदार हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, वो डेवलपमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं, इसके अलावा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन है क्या? ये वो तरीक़ेकार है जिसमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं और अपनी स्पीशी की पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो इट इज़ अ मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन, यानी कि इसके नतीजे में जानदार अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्पीशी की पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। हर स्पीशी के जानदार जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि अपनी स्पीशी की नए जानदार प्रोड्यूस करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। और रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़, और कुछ में ये जो मेथड हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जो कि स्पीशी या पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है। ऑल्दो अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज़म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसकी अपनी लाइफ पर उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, उसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। तो एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी अमल नहीं है जितना कि एक स्पीशी की बका के लिए ज़रूरी है। वो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जानदार जो हैं वो विदाउट प्रोड्यूसिंग गैमीट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि डिफरेंट तरीक़ों से अपनी तादाद बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहे हैं इंटू 2 और 2 से फिर आगे 4 सेल्स बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि तादाद में इजाफा हो रहा है।
इस तरह हाइड्रा में आपको दिखाया गया कि हाइड्रा में बडिंग हो रही है। बडिंग भी एक टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक बड बनता है, वो बड जो है ग्रो करके एक नया जो है जानदार बना देता है। ये फिर इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल जो है उसमें ये जो है चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्लांट्स में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए नए प्लांट्स जो हैं ज़्यादा तादाद में प्लांट्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है। स्पर्म और एग बनते हैं मियोसिस के नतीजे में और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। ये जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की तो बनता है जाइगोट। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक नया जानदार जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बन रहे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है जिससे आगे नस्ल चढ़ रही है, जिससे आगे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नए जानदार बन रहे हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि आगे नई जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिक्वायर होता है, जो कि ऑफस्प्रिंग पैदा करता है बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। यानी कि इसमें आपने पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल सारा जो है वो सिमिलर रहता है, सेम रहता है और एग्जैक्ट एप्लीकेशन होती है उस जेनेटिक मटेरियल की और वो एज सच पास हो जाता है इन द डॉटर सेल्स। तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जेनेटिक वेरिएशन जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होती, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की। इसलिए जो जानदार प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। अब डिफरेंट तरह के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो हैं जानदारों में पाए जाते हैं। इनमें फिशन पाई जाती है। फिशन में क्या होता है, जानदार जो है अपनी बॉडी को डिवाइड करता है एक से दो में या मल्टीपल फिशन में ज़्यादा जो है पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस तरह स्पोरुलेशन होती है बैक्टीरिया में, जिसमें वो स्पोर्स बनाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ताकि जब फेवरेबल कंडीशंस आएँ तो वो जो स्पोर्स हैं वो नए बैक्टीरिया में जो है वो कन्वर्ट हो सकें। बडिंग होती है। बडिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि बडिंग में एनिमल की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा उभार या बड बनता है जो कि बाद में ग्रो करके एक नया जानदार जो है बना देता है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है प्लांट्स में, जिसमें हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को लेते हैं, इनके रूट, स्टेम या लीव्स को लेके हम उनको ज़मीन में दबाते हैं और उससे एक नया प्लांट जो है बन जाता है। और जो नया प्लांट बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है उस प्लांट की जिससे हमने उसको लिया होता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, ये वैसे प्रोसेस नेचुरली भी होते हैं, आर्टिफिशियली हम खुद भी प्लांट्स को उनके ग्रो करते हैं, उनकी तादाद बढ़ाते हैं। वी हैव पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस भी एक मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो ओवरी है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड एपोमिक्सिस में क्या होता है, इसमें जो सीड्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो बनते हैं। यानी कि एपोमिक्सिस में क्या होगा, सीड्स बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस में फ्रूट बनेंगे विदाउट सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बगैर क्योंकि बनने हैं तो सीड्स इनमें नहीं होते। अब यहाँ पर आपको इसका कंपैरिजन दिखाया जा रहा है इन दोनों में क्या फ़र्क है। एपोमिक्सिस में सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि पार्थेनोकार्पी में फ्रूट डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, इसलिए वो सीडलेस होती है, इनके उसमें सीड्स नहीं होते। फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। आमतौर पे जो एपोमिक्सिस पाई जाती है ओरोजिस में एंड ऑरेंजेस में, जबकि जो पार्थेनोकार्पी है ये पाई जाती है इन बनाना, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन वगैरह। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ये दोनों पेरेंट्स स्पेशलाइज सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, यानी एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों जो गैमीट्स हैं या स्पेशलाइज सेक्स सेल्स हैं, ये जब एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं तो इसके नतीजे में बनता है जाइगोट और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक पूरा जानदार जो है वो वजूद में आता है। तो गैमीट्स के बनने के दौरान होती है मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन का क्या फ़ायदा है कि इससे
ना सिर्फ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं बल्कि रीशफलिंग ऑफ जीन्स भी होती है, यानी कि मियोसिस के दौरान जीन्स भी एक दूसरे के साथ नए तरह के जेनेटिक कम्बिनेशंस बनाती हैं। जब क्रोमोसोम के हिस्से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं तो उसके नतीजे में नई तरह के जेनेटिक जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं जो कि नई जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन का बायस बनती हैं। तो जो जानदार प्रोड्यूस होते हैं उनमें नई तरह की जेनेटिक वेरिएशन क्यों पाई जाती हैं? फर्स्टली इसलिए पाई जाती हैं कि इन दोनों की जीन्स दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रही होती हैं, प्लस उन दोनों ऑर्गेनिज्म में भी मियोसिस के दौरान क्योंकि जीन्स की रीशफलिंग हुई होती है तो नई तरह के जेनेटिक कम्बिनेशंस बन चुके होते हैं जो कि नई जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन का नई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने का बायस बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन के दौरान ना सिर्फ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो स्पीशी में मेंटेन रहता है बल्कि जेनेटिक वेरिएशन से एनिमल के या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है जब उसमें जेनेटिक वेरिएशंस पाई जाती हैं तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है कि इसमें जो जानदार प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली बहुत वेरिएबल होते हैं, में जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को वो अडेप्ट कर सकते हैं। अब अगर आप प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इनके लाइफ साइकिल में दो जनरेशन्स होती हैं, एक हम कहते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, ये जो जनरेशन होती है ये स्पोर प्रोड्यूस करती है, और सेकंड जनरेशन है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, ये जनरेशन गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, और मियोसिस होती है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन जिसे हम स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। अब हमने जो दोनों रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े हैं इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल पेरेंट से बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और बहुत कम जो है टाइम में ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये इतना अडेप्टिव नहीं है कि इसको आप ज़्यादा जो है अडेप्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी ना किसी स्टेज पे जाकर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ये स्पीशी की सर्वाइवल को ख़तरे में डाल देता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह एक स्पीशी की सर्वाइवल को ख़तरे में डालती है कि ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है इसके नतीजे में जो जानदार प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होने की वजह से किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को इक्वली जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऐसा आता है जो जिसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसका नुकसान है कि जेनेटिक वेरिएशन ना होने की वजह से पूरी पॉपुलेशन जो है वो इक्वली इफेक्ट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो जानदार प्रोड्यूस होती है उनमें जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से वो जानदार जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को जो है कॉप अप कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब जो इंसान है उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, ख़ास तौर पर प्लांट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए कम वक्त में। लेकिन अब एक नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है प्लांट्स में जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक, और एनिमल्स में क्लोनिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट अ चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। इसमें जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये सक्सेसफुली प्रैक्टिस तो किया गया है, लेकिन इसको कमर्शियली करने में अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो रुकावट का बायस हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके नतीजे में जो जानदार प्रोड्यूस होते हैं एक तो उनमें रैपिड एजिंग पाई जाती है, वो बहुत जल्दी जो है वो उनमें एजिंग हो जाती है, प्लस ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन ना होने की वजह से उनमें इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को डिजीज़ को कॉप करने की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, और रेजिस्टेंस इसमें बहुत कम होती है, तो बहुत जल्दी जो है वो अफेक्ट होते हैं डिजीज़ से या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। इसके अलावा ये जो मेथड है इसको सोशली एंड मॉरली भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर ये क्लोनिंग का प्रोसेस जो है अगर ये इंसानों में किया जाए तो इसके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का एक टिश्यू लेते हैं, उसको फिर प्लेस करते हैं ऑन अ ग्रोथ मीडियम,
जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। सैंपल्स भी डेवलप करते हैं इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। अब आप देखें छोटे छोटे पौधे इसमें ग्रो कर रहे हैं। फिर उन प्लांटलेट्स को हम जो है प्लांट करते हैं इनटू कंपोजिट, ताकि वो बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो एक टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जिसके ज़रिए हम टिश्यू को लेकर उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं, और वहाँ से जो हमें छोटे छोटे पौधे मिलते हैं उनको भी हम फील्ड में जाके जब लगाते हैं तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है पौधे मिल जाते हैं। जबकि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है उसमें आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें जिस ऑर्गेनिज़म का हमने क्लोन तैयार करना होता है उसका हम एक सेल लेते हैं बॉडी का, और ये देखिए न्यूक्लियर डोनर है, या इसका हमने सेल लिया, उस सेल में से न्यूक्लियस को निकालते हैं और उस न्यूक्लियस को प्लेस करते हैं एक एग में। एग हम लेते हैं एक फीमेल से और उसमें से इसका न्यूक्लियस निकाल देते हैं, और इस न्यूक्लियस को जो कि हमने सोमेटिक सेल से लिया होता है डोनर के, उसको इसमें प्लेस कर देते हैं। बाद में ये जो सेल है जिसके अंदर अब डोनर का न्यूक्लियस मौजूद है, इसको प्लेस कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, और इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट से फिर पूरा जानदार जो है वो बन जाता है। हम आप जानते हैं कि जो पहला क्लोनिंग का प्रोसेस था वो एक शीप पे किया गया था, जिसे हम कहते हैं डॉली। तो डॉली को इसी तरीके से जो है प्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।